Hello everyone. This is a introduction video of chapter 8 comparing quantities, class 8th mathematics. चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। इस चैप्टर के अंदर हमें क्वांटिटीज़ दो हों या तीन हो, क्वांटिटीज़ क्या होंगी? नंबर ऑफ समथिंग और अमाउंट ऑफ समथिंग। तो कंपेयरिंग क्या होता है? उनके बीच में परफॉर्मेंस शो करना, बेटर परफॉर्मेंस है, जहाँ हम ये कह सकते हैं डिफरेंस फाइंड करना उनके बीच में, जहाँ ये बताना है कि जो अमाउंट है वो लेस है जहाँ ग्रेटर है। तो ये चैप्टर हो गया कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। अब इस चैप्टर के अंदर जो हमें कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए वो रेशो एंड परसेंटेज हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। ये चीज़ें हमें इसके अंदर इनके जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए ताकि हम जब क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो ईजिली सॉल्व कर सकें। तो अब आते हैं हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के ऊपर। किसी भी क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने के लिए हमारे पास दो मेथड इस चैप्टर के अंदर आ रहे हैं, एक रेशो और एक परसेंटेज। रेशो क्या हुई पहले मैं बताता हूँ कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ को रेशो से कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं। जो क्वांटिटीज़ हैं उनको कंपेयर कर सकते हैं रेशो से एक, और दूसरा परसेंटेज से। जो दो मेथड आ गए हमारे पास। रेशो में क्या होगा कि जो क्वांटिटीज़ हैं उनको डिवाइड में लिखना। सपोज एज ऑफ राम इज इक्वल टू 30 ईयर्स है और एज ऑफ रहीम इज इक्वल टू 60 ईयर्स है। तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, डिफरेंस बता सकते हैं क्या डिफरेंस है इनके बीच में, कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो रेशो में हम कैसे लिखेंगे इसको, और रेशो जो होगी वो होगी जो क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड होगी उसको बाय डिवीज़न अगर लिखें तो वो रेशो फार्म हो जाएगी। तो डिवीज़न फार्म में क्या होगा, यूनिट सेम है 30 ईयर्स और 60 ईयर्स, 30 डिवाइडेड बाई 60, इसको ऐसे लिखेंगे डिवाइड फार्म में। तो हमारे पास ये 0 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो हम इसको लिख सकते हैं 1:2। इसको रीड कर सकते हैं 1:2। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो रहीम है, जो रहीम के लिए ले रहे हैं हम, रहीम जो है वो राम से डबल है एज में। राम से रहीम की जो एज है वो 2 गुना ज़्यादा है। तो एक हो गया रेशो से हम जो क्वांटिटीज़ है उसको कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है परसेंटेज से। हम किसी भी क्वांटिटीज़ को परसेंटेज से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो परसेंटेज क्या है, जो परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो इस सिंबल से हम कर सकते हैं। परसेंटेज का ये सिंबल है, और जो परसेंटेज होती है मीन्स 100th। जैसे 1% है, इसको हम लिख सकते हैं 1/100। 5% को हम क्या लिख सकते हैं 5/100। अब परसेंटेज से कैसे कंपेयर करेंगे क्वांटिटीज़ को? परसेंटेज से कंपेयर करने के लिए सपोज मैं राम और रहीम की ही बात कर रहा हूँ। राम ने स्कोर किए, राम स्कोर्ड 50 मार्क्स आउट ऑफ 100, और जो रहीम है उसने स्कोर किए, रहीम स्कोर्ड 70 मार्क्स आउट ऑफ 200। राम ने 50 मार्क्स लिए लेकिन 100 में से लिए, रहीम ने 70 मार्क्स लिए लेकिन उसने 200 में से लिए।
अब हमें कोई अगर पूछे कि बताओ ये कंपेयर करो कि ये जो क्वांटिटीज़ आ रही हैं, दो क्वांटिटीज़ मतलब मार्क्स की जो हैं, किसकी बेटर परफॉर्मेंस है या किसने ज़्यादा लिए, तो ये तो मीनिंग नहीं हुआ कि 70 ज़्यादा तो हमने बोल दिया कि 70 मार्क्स ज़्यादा तो रहीम ने स्कोर ज़्यादा किया जी, ऐसा नहीं है। हम इसकी परसेंट निकाल सकते हैं। तो परसेंट होगा जो राम के मार्क्स हैं परसेंट में, जो राम का स्कोर होगा वो ऐसा लिख सकते हैं, राम स्कोर इज़ इक्वल टू 50, क्योंकि 100 में से आ रहे हैं, 50/100 इंटू परसेंट के लिए क्या करेंगे हम 100, तो जो आगे उसकी 50% मल्टीप्लाइड हम 100 से कर लेंगे। हम कैसे किया इसका, जो मार्क्स उसने ऑब्टेन किए आउट ऑफ से डिवाइड किया, रेशो बनाई इसकी, मल्टीप्लाई कर दिया हमने 100 से, किसकी परसेंटेज में इसको चेंज कर लेते हैं, रेशो को परसेंटेज में चेंज कर लिया हमने। जो रेशो कैसे बनी, उसने 50 मार्क्स लिए, कितने में से लिए 100 में से, तो 50/100 इंटू क्या कर लिया हमने परसेंटेज को चेंज करने के लिए, परसेंटेज में बनाने के लिए मल्टीप्लाई 100 से, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 50% हो गए इसके राम के जो मार्क्स हैं। रहीम का जो स्कोर होगा, रहीम्स स्कोर जो मार्क्स का स्कोर होगा वो होगा 70/200 इंटू इसकी भी परसेंटेज निकालते हैं, 70 को 2 से डिवाइड करेंगे 35%। तो जो रहीम ने स्कोर किया वो 35% ले रहा है, राम जो ले रहा है वो 50% ले रहा है। अब बेटर परफॉर्मेंस किसकी हुई, राम की, तो राम्स परफॉर्मेंस इज बेटर, राम्स परफॉर्मेंस इज बेटर होगी। फिर तो इसको हमने क्या किया, यहाँ पे कंपेयरिंग होगी कि क्या डिफरेंस था, किसकी परफॉर्मेंस बेटर आई, राम की आई, जो हमने परसेंटेज से निकाल दिया। तो ये हो गया रेशियो और परसेंटेज का। नेक्स्ट आते हैं हम, जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस होती है। अब कॉस्ट प्राइस को हम क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट में इसको सीपी लिख सकते हैं, तो सीपी क्या होगी, कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस क्या होती है, किसी आइटम को आप परचेज करते हो तो वो होगी, जो आपने ख़रीदा उसको, वो होगी कॉस्ट प्राइस, उसकी खरीद। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस होगी एसपी को लिख सकते हैं, उसका एसपी होगी सेलिंग प्राइस। अब जब हम किसी चीज़ को ख़रीदते हैं और बेचते हैं तो उसके ऊपर हमें जहाँ तो प्रॉफिट होगा जहाँ लॉस होगा, और जहाँ ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। अगर हमने कम में ख़रीद कर ज़्यादा में बेच दी चीज़, मीन्स कॉस्ट प्राइस कम है सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो हमें प्रॉफिट होगा। इफ़ एसपी जो है वो ग्रेटर हो सीपी से, मान लिया आपने 5 रुपये का पेन लिया है और 10 रुपये में बेच दिया, तो ख़रीदा 5 रुपये में, बेचा 10 रुपये में, तो बेचने वाली कीमत ज़्यादा हुई, मीन्स एसपी ज़्यादा हुई, तो आपको प्रॉफिट हो गया। देयरफॉर प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एसपी माइनस सीपी करते हैं, क्योंकि एसपी बड़ी होगी तो सीपी छोटी है, एसपी माइनस सीपी करेंगे। अगर सीपी ग्रेटर हो एसपी से तो फिर क्या होगा, लॉस होगा, तो लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी करेंगे, कि सीपी से एसपी को माइनस करेंगे। अगर सीपी ज़्यादा है एसपी से तो क्या होगा, लॉस होगा। अब प्रॉफिट परसेंट में होता है और लॉस भी परसेंट में होता है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी, जिस सीपी के ऊपर प्रॉफिट हुआ उसके साथ उसको डिवाइड करेंगे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसी प्रकार अगर लॉस निकालना है, लॉस परसेंट, तो क्या करेंगे हम, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ऐसा भी हो सकता है कि ना लॉस हो ना प्रॉफिट हो, वो कब होगा, अगर सीपी और एसपी सेम हो। इफ़ एसपी इज़ इक्वल टू सीपी, अगर एसपी और सीपी सेम होती है, नो लॉस नो प्रॉफिट, ना तो लॉस होगा ना ही प्रॉफिट होगा। जा गया इसके ऊपर
जो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के ऊपर जो क्वेश्चन आएंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो जहाँ पे हम प्रॉफिट परसेंट के लिए प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाइड 100 कर लेंगे। अगर लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाइड हम 100 कर लेंगे। नेक्स्ट होता है जो डिस्काउंट। अक्सर आप डिस्काउंट के बारे में भी सुनते रहते हैं कि सेल लगी हुई है तो डिस्काउंट मिल रहा है। तो डिस्काउंट क्या हो गया? रिडक्शन ऑन ए मार्क्ड प्राइस। रिडक्शन होती है, रिडक्शन होगी कि जो उसकी प्राइस लगी है, रिडक्शन ऑन मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस मीन्स MP। सपोज आप मार्केट में जा रहे हैं, आप किसी चीज़ को खरीद रहे हैं और उसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिल रहा है 10%। तो 10% का मीनिंग, अगर उसकी प्राइस जो मार्केट प्राइस है उसके ऊपर जो प्राइस लिखी गई है, अगर 100 रुपया है, 100 रुपीज़ है, तो आपको 10 रुपये कम देने हैं। 10 रुपये कम का मीनिंग, क्योंकि 10% डिस्काउंट है तो 10 रुपये कम देने हैं, तो आपको 90 रुपीज़ की वो आइटम जो है वो मिल जाएगी। तो डिस्काउंट क्या होगा? परसेंट में होगा। तो इसके लिए हमें अगर अमाउंट पेड करना है, जो अमाउंट हो गया जो उसकी प्राइस देनी है आइटम की, तो अमाउंट इज़ इक्वल टू मार्केट प्राइस जो होगी माइनस डिस्काउंट। जो डिस्काउंट होगा वो माइनस किया जाएगा। अमाउंट इज़ इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। जो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो डिस्काउंट होगा वो क्या होगा? कि अगर डिस्काउंट निकालना है तो डिस्काउंट कैसे निकलेगा? जो उसकी मार्केट प्राइस होगी आइटम की माइनस उसमें से सेलिंग प्राइस माइनस की जाएगी। सपोज मार्केट प्राइस था 100 रुपया और सेल किया उसको 90 रुपीज़ में बेच दिया उसको, तो डिस्काउंट कितना होगा? 100 उसकी जो 100 रुपीज़ उसकी प्राइस लगी हुई थी, उसके ऊपर जो कीमत लगाई गई है वो 100 रुपया है और बेच दिया गया उसको 90 में, तो डिस्काउंट कितना मिला? 10 रुपीज़, 10 डिस्काउंट हो गया। नेक्स्ट होता है सेल्स टैक्स। तो जो सेल्स टैक्स है, सेल्स टैक्स जहाँ वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, जो वैल्यू एडेड टैक्स है उसको वैट भी कहते हैं। सेल्स टैक्स हो गया है कि जब हम कोई मार्केट में से किसी चीज़ को परचेज कर रहे हैं, किसी आइटम को परचेज कर रहे हैं, तो वी हैव टू पे सम एक्स्ट्रा अमाउंट एज ए सेल्स टैक्स। जो सेल्स हुई उसकी, उसके ऊपर टैक्स देना है। और जो टैक्स जो होता है, जो शॉपकीपर कलेक्ट करता है और किसको देता है? गवर्नमेंट को देता है। ये टैक्स जो है वो गवर्नमेंट ने लगाया होता है, तो जो होगा सेल्स टैक्स। तो सेल्स टैक्स में क्या होता है? उसको हम सेल्स टैक्स विच वी पे व्हेन वी बाय आइटम्स। तो सेल टैक्स इज व्हेन वी पे, इसको हम विच वी पे ऐसा लिख सकते हैं हम, विच वी पे व्हेन वी सेल्स टैक्स विच वी पे व्हेन वी बाय आइटम्स। कोई भी आइटम्स जब हम बाज़ार से खरीदते हैं। तो वैल्यू एडेड टैक्स भी सेम यही है कि जो टैक्स पेड करना होता है वो वैल्यू एडेड टैक्स है। और इसमें क्या होता है कि अगर हमें वैल्यू एड जो सेल्स टैक्स होगा वो सेल जो कास्ट प्राइस है उसकी जो अमाउंट हम पे कर रहे हैं उसमें एक्स्ट्रा देना हमें। तो अमाउंट जो पेड होगा, अमाउंट अगर हमें अमाउंट निकालना है उसके ऊपर कि क्या देंगे, तो अमाउंट क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगी प्लस सेल्स टैक्स देना पड़ेगा हमें कि कितने के आइटम जो है वो दी जा रही है, बेची जा रही है, उसी के ऊपर टैक्स जो है वो लगाया जाएगा और दोनों प्लस होकर हमें अमाउंट पेड करना है शॉपकीपर को। नेक्स्ट आता है कि हमारे पास जो इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट क्या है? देखिए, इंटरेस्ट होगा कि हम किसी की चीज़ को अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। जैसे हम किसी का रूम लेते हैं, रेंट पे लेते हैं, तो हम उसको अमाउंट पेड करते हैं, कुछ अमाउंट देते हैं उसको उसकी प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए। तो इंटरेस्ट क्या हो गया कि जब हम किसी से कोई उधार लें या किसी को उधार देते हैं, व्हेन वी बोरो सम मनी और लेंट
सम मनी टू अनदर पर्सन, जब हम किसी पर्सन को उधार देंगे या किसी से उधार लेंगे, जहाँ बैंक से हम पैसे उधार लेते हैं, जहाँ हम बैंक में अपने पैसे जमा करवाते हैं, तो हमें क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। वो इंटरेस्ट क्यों मिलेगा? कि एक्स्ट्रा अमाउंट हमें, एक्स्ट्रा मनी जो है वो हमें मिलेगी, क्योंकि हम जहाँ तो उसकी जो हम पैसे बैंक के यूज़ कर रहे हैं हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, नहीं तो अगर हमारे पैसे बैंक यूज़ कर रहा है तो बैंक हमको इंटरेस्ट देगा, क्योंकि वो हमारी प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा है। तो इंटरेस्ट हो गया व्हेन वी पे सम एक्स्ट्रा मनी। तो इंटरेस्ट क्या आ गया? एक्स्ट्रा मनी जो पेड करते हैं हम, वो इंटरेस्ट हो गया। एक्स्ट्रा मनी पेड बाय अस फॉर यूजिंग borrowed money for some time। कितने समय के लिए लिया, उसके ऊपर हमने जो एक्स्ट्रा मनी दी वो हो गया, जो हमने किसी से अमाउंट उधार लिया या किसी को उधार दिया, उसके ऊपर हमने एक्स्ट्रा मनी चार्ज करनी है, उसको हम बोलेंगे इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट जो होगा ये परसेंटेज में होगा, 10%, 5%। और इसकी जो कंडीशंस होंगी कि कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, पर एनम के लिए, या हाफ ईयरली के लिए, या क्वार्टरली के लिए। फिर आता है प्रिंसिपल। इसके अंदर जो टर्म्स यूज़ होंगी वो प्रिंसिपल, जो आपने पिछली क्लासेस में भी आपने रीड किया होगा। प्रिंसिपल क्या होता है? जो सम बारोड किया होता है, सम बारोड जो होता है, और जो लेंट किया होता है वो प्रिंसिपल हो गया। अमाउंट किसी से उधार लिया हमने, कितना उधार लिया, जहाँ कितना उधार दिया, वो हो गया प्रिंसिपल। नेक्स्ट आता है इसके कि जो इंटरेस्ट है वो तो हो गया एक्स्ट्रा मनी, प्रिंसिपल हो गया। अब अमाउंट क्या हो गया? इसके अंदर अमाउंट क्या हो गया? जब हम किसी को अमाउंट क्या होगा कि हमने जो उधार लिया था और एक्स्ट्रा कितना दिया उसको, वो दोनों को प्लस कर लेंगे हम। अमाउंट इज़ इक्वल टू जो प्रिंसिपल जो सम बारोड किया था प्लस हमने उसको एक्स्ट्रा कितना दिया, वो दोनों प्लस करके आ जाएगा अमाउंट। ये आ गया अमाउंट। अब इंटरेस्ट 2 टाइप के हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले मैं बात करता हूँ सिंपल इंटरेस्ट की। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है? तो जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका जो फार्मूला होगा उसको कैलकुलेट करना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट को करेंगे P × R × T डिवाइडेड बाय 100। अब P क्या है? प्रिंसिपल, जो हमने अमाउंट लेंट किया, जो बारोड किया। R हो गया रेट होगा कि 10% लिया, 5% इंटरेस्ट दे रहे हैं। 100 रुपये के ऊपर हम 5 रुपये इंटरेस्ट एक्स्ट्रा दे रहे हैं, जहाँ 10 रुपये दे रहे हैं या 20 रुपये दे रहे हैं। जो कंडीशंस होती हैं, और ये भी कंडीशन होती है कि 1 साल के लिए दे रहे हैं, जो 10% पर एनम है, जहाँ 10% हाफ ईयरली है, जहाँ 10% क्वार्टरली है। तो जैसा भी होगा वो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो दिया होगा या निकालना होगा। टाइम होगा कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए हम उसको मनी को यूज़ कर रहे हैं, उस अमाउंट जो बारोड सम है उसको 2 साल यूज़ करना है, 5 साल यूज़ करना है, डिवाइडेड बाय 100। नेक्स्ट है जो कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें भी टर्म्स तो प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम तो यूज़ होगा ही होगा। दोनों में डिफरेंस क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट का पहले मैं फार्मूला बता देता हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर कैलकुलेशन करनी है तो इसमें अमाउंट जो होगा उसको कैलकुलेट करना होगा। तो अमाउंट का जहाँ फार्मूला हम लगाएंगे प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाई 100 और रेज टू द पावर ऑफ n लिख सकते हैं और t भी लिखते हैं। तो n क्या हो जाता है? n होता है नंबर ऑफ कन्वर्शन पीरियड, जो t भी होता है टाइम, कितने टाइम के लिए उसको मनी को लेंट किया हुआ है। अब दोनों में मैं डिफरेंस बताता हूँ कि डिफरेंस क्या है। सिंपल इंटरेस्ट हो गया, सपोज कि किसी ने उधार लिया 100 रुपीज़ और उसको 10% इंटरेस्ट देना है, 10% देना है, साल का 10%।
तो इसका मीनिंग हुआ कि 1 साल के बाद उसको 10 रुपये देने हैं। किसी कारण वो नहीं देता है, 1 साल नहीं देता है, 5 साल के बाद देना चाहता है, तो इसका मीनिंग कि उसका जो अमाउंट होगा, वो जो प्रिंसिपल होगा वो 100 है। पहले साल के लिए भी 100 रहेगा, दूसरे साल के भी 100 रहेगा। मैं 10 रुपये ही उसका, 1 साल में भी इंटरेस्ट 10 रुपये, दूसरे साल भी उसका इंटरेस्ट 10 रुपये रहेगा, तीसरे साल भी उसका इंटरेस्ट 10 रुपये रहेगा, चौथे साल भी उसका इंटरेस्ट 10 रुपये रहेगा। उसमें ऐड नहीं किया जाएगा इंटरेस्ट को नेक्स्ट ईयर के लिए। सेम प्रिंसिपल जो है वो पहले साल जो होगा, दूसरे साल भी प्रिंसिपल वही रहेगा, तीसरे साल भी वही रहेगा, जो अमाउंट जो उसने मनी को बारोड किया है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है कि 1 साल का जो इंटरेस्ट है उसको ऐड कर लिया जाता है प्रिंसिपल में, और नेक्स्ट साल के लिए जो प्रिंसिपल होगा वो कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है, उसके अंदर इंटरेस्ट ऐड हो गया, तो नेक्स्ट ईयर के लिए जो प्रिंसिपल होगा वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, और जो अमाउंट होगा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। तो इससे इंटरेस्ट उसकी जो 1 साल तक तो जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहते हैं, लेकिन सेकंड ईयर के बाद जो सेकंड ईयर होगा उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट ज़्यादा होता है सिंपल इंटरेस्ट से। तो इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस है। वो डिफरेंस यही आ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट में आपका जो प्रिंसिपल होगा, जो अमाउंट जो सम बोरोड किया है वो सेम रहेगा जितने भी ईयर्स के लिए आपने उसको यूज़ करना है उस सम को। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या होगा कि जो आपने सम बोरोड किया है, जहाँ सम लेंट किया है, 1 साल तक प्रिंसिपल वही है, नेक्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट उसका कैलकुलेट होगा वो ऐड कर देंगे, और नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल जो है वो जो अमाउंट होगा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर वो सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार अगर सेकंड ईयर में भी किसी ने जो अमाउंट पेड नहीं किया है तो जो सेकंड ईयर का अमाउंट बन रहा होगा वो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। इससे उसकी कैलकुलेशन जो है वो इंटरेस्ट की बढ़ते जाएगी। तो ये अबाउट था इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के रिलेटेड। तो हम इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस जब सॉल्व करेंगे उसमें इन टॉपिक्स के जो कंसेप्ट थे वो यूज़ करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एक्सरसाइजेस की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वंस अगेन।